लॉन्च करेंगे एंड द बुक इज कॉल्ड कोविड-1981। आपने जो सुना अभी तक वो कोविड-19 था, लेकिन आपके होश उड़ जाएंगे जान के कि एक्चुअली कोविड-19 नहीं है। आज मैं आपको वो सारे एविडेंस दूंगा इन द पब्लिक कॉन्फ्रेंस और अभी भी दूंगा कि ये कोविड-19 ना होके ये जो है कोविड-1981 है। इसकी जो तैयारी थी वो 1981 से थी और किस तरह से थी वो सारे एविडेंस इसमें है। तो हम ऑफिशियली इसको पहले लॉन्च कर लेते हैं। सर मैडम आगे सर दो मैडम। तो ये इसकी कॉपी आपको जाते हुए इसको ले लीजिएगा। ये सबके लिए जितने भी यहाँ लोग प्रेजेंट हैं, जितने आने वाले सबके लिए कॉपी है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं मैं कुछ अगले 1 मिनट में कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा। वो सवाल भी है, वो सवाल के अंदर जवाब भी छुपा हुआ है। सवाल में फटाफट पढ़ता हूँ। RT-PCR टेस्ट फॉर कोविड-19 ये किसने अप्रूव किया दुनिया में? आंसर है किसी ने भी नहीं अप्रूव किया। ये जो मोबाइल के रिंगटोन आप सुनते हैं घड़ी घड़ी जब भी किसी को फोन मिलाना चाहते हैं, ये दुनिया में कहाँ चल रहा है? दुनिया में सिर्फ 3 महान देश हैं, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। बाकी पूरे दुनिया में कहीं नहीं चल रहा। तीसरा है ये पीपीई किट पहन के जो डॉक्टर दिखते हैं जोकर की तरह, बिल्कुल जोकर की तरह लगते हैं। ये पीपीई किट किसने अप्रूव किया है पूरे दुनिया में? इसका जवाब है किसी ने भी अप्रूव नहीं किया। इनफैक्ट ये काम ही नहीं करता है। 5वां सवाल है मेरा, वाई नो कोरोना इन पॉलिटिकल रैलीज? पॉलिटिकल रैलीज से कोरोना कैसे गायब हो जाता है? ये सिर्फ भगवान जानता है और कोई भी नहीं जानता है। और हमने ये सुना है कि कोरोना रात को आता है, इसलिए रात का कर्फ्यू लगा दिया जाता है। रात का कर्फ्यू कहाँ लगाया जाता है? पूरे दुनिया में इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, और कहीं नहीं लगाया जाता। अच्छा, हाउ कैन अ डेड बॉडी स्प्रेड कोरोना? डेड बॉडी कोरोना स्प्रेड कर सकता है क्या? डेड बॉडी कोरोना उतना ही स्प्रेड कर सकता है जितना कि ये टेबल स्प्रेड कर सकता है, या जितना कि पत्थर स्प्रेड कर सकता है, उतना ही कोरोना डेड बॉडी कोरोना स्प्रेड नहीं कर सकता। डेड बॉडी कोई इन्फेक्शन स्प्रेड कर ही नहीं सकता है। आप लोगों ने 8वीं में पढ़ा होगा। तो अगला सवाल है, आरोग्य सेतु ऐप पेंडेमिक अनाउंस किया गया था 11 मार्च को। उसके 20 दिन के अंदर ही आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च भी कर दिया 12 भाषा में। जबकि ऐसा ऐप बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दे अमेरिका जैसा देश तो भी 1 साल लग जाएगा, कम से कम 10 महीने तो लगेंगे ही। तो 20 दिन में बन गया ये ऐप, कमाल की बात है। कैसे बना? जादू से बना होगा। मॉडर्ना नाम की जो कंपनी जिन्होंने वैक्सीन बना लिया था, कब बना लिया था? 25 फरवरी को वैक्सीन तैयार था उनका। 25 फरवरी को इनके सारे एविडेंसेस के अंदर है। 25 फरवरी को तैयार था, जबकि उससे कुछ दिन पहले ही आइडेंटिफाई हुआ वो वायरस था। तैयार था फॉर ह्यूमन ट्रायल, राइट? तैयार था फॉर ह्यूमन ट्रायल। यहाँ समझने वाली बात है कि ह्यूमन ट्रायल वाले स्टेज तक पहुंचने के लिए एक वैक्सीन को 5 साल लगता है ऑन एवरेज। अगर आप देखें हिस्ट्री, तो 5 साल वाला सफर मॉडर्ना ने कुछ एक दिनों में 10-15 दिन में कैसे तैयार कर लिया? ये तो एक जादू से हो सकता है, और तो नहीं हो सकता। अच्छा, बोलते हैं कि आज केसेस बढ़ गए, तो केसेस का मतलब क्या पेशेंट बढ़ गए? नहीं, कभी ये नहीं बोलेंगे कि आज 1 लाख नए पेशेंट आ गए। हमेशा आप देखेंगे अखबार में एक वर्ड लिखा होगा केसेस बढ़ गए। तो केसेस का मतलब पेशेंट नहीं है। केसेस का सिर्फ एक ही मतलब है कि आज 1 लाख नए लोगों को बुद्धू बना दिया कि आप कोरोना पेशेंट हैं। क्योंकि वो जो टेस्ट है वो टेस्ट भी अप्रूव नहीं है, मैंने बताया था। अगला है ICMR। क्या, मेरा अगला सवाल है, क्या ICMR गाइडलाइन ये कहता है एवरी डेथ इज कोरोना डेथ? क्या ICMR गाइडलाइन का ये कहता है? मैंने एविडेंस दिया है। ICMR गाइडलाइन ने मई 10 में गाइडलाइन चेंज किया। उसमें ये लिखा है कि जितने भी सारे भारत में डेथ हो उनको कोरोना डेथ लिख दो। डॉक्टर को आदेश है, राइट? मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं, मैंने एविडेंस दिया है। अगला सवाल है, क्या कोविड-19 के वैक्सीन में गौ माता जो प्रेग्नेंट गर्भवती गौ माता को वध करके उसके अंदर जो शिशु है बछड़े को खींच के निकाल के जिंदावस्था में उसके अंदर हार्ट में छेद करके, जबकि वो जिंदा होना चाहिए तब, और खून निकाल के उस खून से क्या वैक्सीन बन रहे हैं? आंसर इज यस। अब इससे जुड़ा सवाल है, क्या ऐसे वैक्सीन हमें लगाना चाहिए? ये जवाब सर आप देंगे विष्णु विनोदन जी। आपसे पूछूंगा मैं ये जवाब, आप ही बताएंगे। अब अगला एक आखिरी सवाल है, SARS-CoV-2, जिसे हम बोलते हैं कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 अगर जिनको हो गया, आप में से किसी को, बहुत सारे लोग हैं क्या जिनको कोविड-19 हो चुका है? यहाँ पे एक है, राइट? तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कोविड-19 हो चुका तो, क्योंकि इसके जो एंटीबॉडी बनते हैं वो एंटीबॉडी बॉडी में 6 हफ्ते तक ही रहते हैं। तो 6 हफ्ते बाद आपको दोबारा SARS-CoV-2 हो सकता है, राइट? इसका मतलब अगर कोविड-19 का वैक्सीन आ जाएगा तो हर 6 हफ्ते बाद, हर 1.5 महीने बाद आपको लगाते रहना पड़ेगा लगातार, तभी अल्टीमेट प्रोटेक्शन है।
राइट। तो उसके अलावा अगर कोई कुछ क्लेम करता है तो वो एक मैजिकल चीज हो सकती है, तभी वो हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये बोल रही है गवर्नमेंट की अभी जो वैक्सीन लाएंगे वो हर 6 हफ्ते बाद हर एक को लगाएंगे, तभी जाके आप से बच पाएंगे। अगर तो बच पाएंगे तो पहली बात तो वो कितना इफेक्टिव होगा वो अलग क्वेश्चन है, वो मैं अभी लूंगा ही नहीं। तो ये मेरे 13 सवाल थे, और 13 सवाल नहीं, इसके अंदर 13 जवाब भी हैं, और ये जवाब से एक ही चीज सामने आती है, ये कोई पेंडेमिक नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है जो बहुत अच्छी तरह से प्लान की गई है बेवकूफ बनाने के लिए, लूटने के लिए, मारकाट करने के लिए, जो कि अभी चल ही रहा है, और हम उसके अभी हम देख ही रहे हैं। तो आगे हमारे साथ डॉक्टर के.वी. तुमाने हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, ट्यूबरकुलोसिस के स्पेशलिस्ट हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है इनको, और मॉडर्न मेडिसिन में विद इन्फेक्शियस डिजीज। तो नागपुर से स्पेशलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, इस पब्लिक एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सर, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें आप ट्यूबरकुलोसिस स्पेशलिस्ट हैं, और ये कोरोना काल चल रहा है, तो आप थोड़ा सा लाइट आप बताएं। गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं कि हर कोई मास्क लगा के बैठा है, मैंने भी लगाया है, नीचे किए हैं। सरकार की तरफ से ये आदेश है कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, और जब तुम फ्लाइट में जाओगे तब तुमको फेस शील्ड वो लगाना पड़ता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं हम डॉक्टर लोग, तब हमें पूरा वो पीपीई किट पहनना पड़ता है, पूरा नीचे से ऊपर तक। तो क्या सचमुच ये चीजें हमको कोरोना से बचाती है? एक स्पेशलिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये इनसे पार पहुंच जाता है। तुम मास्क पहनोगे फिर भी वो कोरोना वायरस, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये हवा से फैलता है, तो ये जैसे कोई खांसेगा, जैसे कोई छींकेगा तो पहुंचने वाला है। मास्क पहनोगे तो भी पहुंचेगा, नहीं पहनोगे तो भी पहुंचेगा। हम टीबी वार्ड में काम करते थे, मैंने करीबन 30 साल तक काम किया। टीबी वार्ड में टीबी के पेशेंट के पास जाने के बाद में भी हम कभी मास्क नहीं पहनते थे। उसकी एग्जामिनेशन करते थे, अस्कल्टेशन करते थे, उससे सवाल पूछते थे, उसको कुछ बताते थे। उसके बावजूद भी जहाँ तक मेरा मानना है, हम या हमारे जो कलीग थे उनको किसी को टीबी नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको कोई भी इन्फेक्शन छू नहीं सकता। हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, पीपीई किट पहनने, वो तो एक जोकर जैसा ही काम है। पीपीई किट पूरा ऐसा पहन लिए, लगता है लोगों को भी लगता है, पेशेंट को भी लगता है कि क्या हो रहा है, ये कौन आ गया मेरे पास में, यानी मुझे कोई तो भी भयानक बीमारी हो गई है। तो ये पीपीई किट भी अपने को संरक्षण नहीं दे सकती है, ना ही मास्क दे सकता है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है ठीक है, मगर इतना 2 मीटर का अंतर रख के आपको दिखता है कोई चल रहा है? अभी पुरानी दिल्ली में जाओ या नई दिल्ली में जाओ, आपको ऐसे चिपक के चलने वाले, चिपक के बात करने वाले कितने तो भी लोग दिखेंगे। तो यदि इससे इन्फेक्शन यदि बढ़ता है तो फिर आज हमारे देश में जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें कितने पेशेंट दिखना चाहिए था? करोड़ों में दिखना चाहिए था, जबकि हम देखते हैं कि कुछ लाखों में है। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाब चीजें हैं जो हमको कोरोना से बचा सकती है। कोरोना से हमें एक ही चीज बचा सकती है, और वो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना। और इम्यूनिटी यदि हमारी अच्छी है तो कोई इन्फेक्शन हमें छू नहीं सकता। थैंक यू। डॉक्टर बीबी गोयल जी हमारे साथ हैं, 40 साल से प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथ हैं। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा पिछले 10 सालों में। आज जो सर चल रहा है पूरे कोरोना काल जो देख रहे हैं, इसमें आपकी जो भी टिप्पणी है, इनपुट है, और जिन बातों का ध्यान रखना है, जो भी आप बताना चाहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नमस्कार। देखिए, हमारी बॉडी का एक अपना सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें एंटीबॉडीज ऑटोमेटिक बन जाती है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है। यहाँ सवाल ये आता है कि जब एंटीबॉडीज हैं तो इन्फेक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन होता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, वेस्ट, कचरा जो है वो भरा हुआ है। और ये कुदरत का नियम है, कोई भी चीज़ सड़ेगी वो डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज होने के लिए कीटाणु पैदा हो जाएंगे, कीटाणु वहीं से पैदा हो जाते हैं।
हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कीटाणु होते हैं जो सोए हुए होते हैं, कहिए जब उनका एटमोस्फेयर उनके फेल में आ जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जो है कोई डरने की जरूरत नहीं है, केवल जो है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी इम्यूनिटी सही रखो, अपना लाइफस्टाइल सही रखो। एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ा जो अहम है वो ये है कि ये प्रिंसिपल उसका कि सब बीमारियों का कारण है शरीर में टॉक्सिन, वेस्ट, कचरा, गंदगी इकट्ठा होना, और सब बीमारियों का इलाज है उस गंदगी को बाहर कर देना। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम सही हो जाता है। अब जो है कीटाणु पनपते हैं, उनका भोजन वहां पर, जब हम उनका भोजन हटा दिया वो मर जाएंगे, बाकी एंटीबॉडीज हमारा काम करती। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है कि भाई जब एंटीबॉडीज है तो इन्फेक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन होने का जो सबसे बड़ा कारण है, बॉर्डर पर हमारी बीएसएफ बहुत स्ट्रांग है, गृह युद्ध भी छिड़ जाए तो क्या होगा, हम हार सकते हैं, कोई डिस्टर्ब हो गया सारा। ऐसे हमारी बॉडी जब अंदर टॉक्सिन्स के लिए फाइट कर रही है, वेस्ट के लिए फाइट कर रही है, वहाँ सिस्टम बिगड़े हुए हैं, तो उसका नतीजा यही होता है, फिर जो है इन्फेक्शन मतलब हावी हो जाता है। अदरवाइज तो इन्फेक्शन हो रहा है मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। तो कितने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इम्यूनिटी हो भी चुकी होगी, इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक हो जाता है। तो इसलिए जो है इसमें डरने की जरूरत नहीं। रहा वायरस का, वायरस तो दुनिया जहां के आते रहेंगे, नए नए आएंगे जाएंगे, और आते रहे हैं। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विष कन्या का आपने नाम सुना होगा, बचपन से यानी चाइल्डहुड से उसको स्लो पॉइजन दिया जाता है, बाद में जो है विषैली बन जाती है लड़की, जरा सा काट दो जहरीली हो जाए। जबकि इंसान जो है वैसे जहरीला नहीं है, बस वही चीज हमारे वायरस में है। पुराने वायरस में वो केमिकल चेंजेस जो होके वो नया रूप ले लेते हैं, नए मतलब इफेक्ट आ जाते हैं। तो इसलिए जो है मेन चीज क्या है, अपना लाइफस्टाइल को सही रखिए, तो मतलब कोई भी इन्फेक्शन की डर ही नहीं रहेगा। हमारे साथ शुभांग जी हैं, और आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बैंकों का मायाजाल के नाम से काफ़ी पॉपुलर हैं और आईआईटीएन हैं और काफ़ी समय से इसी पे शोध कर रहे हैं। तो कोरोना काल में डर कोरोना से तो है ही नहीं, वो तो आपने देखा ही है ही नहीं कोरोना से डर, लेकिन डर एक चीज़ से और है जो आपको दिख नहीं रही है, और वो इतनी डरावनी है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा डरावनी चीज़ कोई इस दुनिया में तो नहीं है। वो एक डरावनी चीज़ क्या है वो, या फिर मैं सीधे से जवाब दे दूं तो कि आज से 6 महीने बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जेब में और बैंक में सारे पैसे रखे हैं, कोई लाखों रुपए किसी की जेब में, करोड़ों रुपए बैंक में रखे हैं, ऐसा कि कोई दिन आ सकता है इस कोरोना काल की वजह से कि हम बैंक में गए और पैसे निकालने गए और वो तो गायब है ही नहीं। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ इनपुट दे दें आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। ध्यान हमारा कोरोना पे है, ये एक कैमोफ्लेज है कि ध्यान यहाँ है और उधर से पीछे से सब कुछ साफ कर लो, राइट। तो वो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो इंडिकेशन आप समझ गए, उसको थोड़ा सा आप लाइट दें अपने हिसाब से। जी नमस्कार, मेरा नाम शुभांग यादव है और हम लोगों का यूट्यूब पर चैनल भी है भारतीय परिवार के नाम से। तो काफ़ी समय से हम लोग देख रहे थे कि जब ये पूरा प्रोसेस चला तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें लगी, पहले से पता था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा उसका एक अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से ये सब किया जाएगा। तो ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो ये एक सीरीज ऑफ वेव्स आएंगी लॉकडाउन्स की, वायरस की नहीं, लॉकडाउन्स की। क्योंकि देखिए काफ़ी समय से कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जिनका पूरी दुनिया के ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल है, और वो लोग नहीं है जो मतलब जिनके पास पैसा, जिन्होंने कमा लिया या बिजनेस करके इकट्ठा किया, वो लोग पैसा बनाते हैं। तो दुनिया के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो उनके ही कंट्रोल के अंदर हैं। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हो गया, या फिर अमेरिका का फेड है, या फिर लंदन के अंदर है। तो दुनिया के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो उनके कंट्रोल में हैं, और उसके थ्रू किसी भी देश में क्या करवाना है वो उस चीज़ को डिसाइड कर देते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, तो लोगों के बीच में एक्सचेंज नहीं हुआ। मतलब कि जैसे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी नहीं, किसी ने कपड़े नहीं खरीदे, या फिर किसी ने घर के अप्लायंसेस नहीं खरीदे, किसी ने घर में काम नहीं करवाया। तो जब तक लोगों के बीच में पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ तब तक लोगों ने नया लोन भी नहीं लिया बैंक से। लोग बैंक से लोन लेते हैं तो ही बाजार के अंदर, तो ही समाज के अंदर पैसा आता है। ये प्रोसेस हम समझेंगे तभी पता लगेगा कि नया पैसा कैसे आता है मार्केट के अंदर। पैसा क्रेडिट पर ही आता है, कर्ज पर ही आता है। आप जब बैंक से जाके आपको कोई अपनी कार लेनी है तो आपने जैसे 10 लाख रुपए का एक लोन लिया बैंक से, तो
उसी समय वो नया 10 लाख रुपए बन के मार्केट के अंदर आता है, उससे पहले 10 लाख रुपए बन के नहीं आता। तो ये क्रेडिट ही पैसा लेके आता है। तो जब लोगों ने वो कर्ज लेना बंद कर दिया बैंक से, तो बैंक्स का भी एनपीए बढ़ रहा है, क्योंकि रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है बैंक्स का दोबारा से। तो रीपेमेंट नहीं हो रहा, तो बैंक्स अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब पहले सबसे पहले पीएनसी बैंक फेल हुआ था, उसके बाद येस बैंक फेल हुआ था, तो अभी उन बैंक्स की न्यूज़ नहीं आ रही है टीवी में। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो कर्मचारी थे या फिर उनके जितने भी खाता धारक थे उनको वापस मिल गया उनका पैसा, अभी भी दिक्कत आ रही है उनके साथ। और जैसे कि अभी आपने देखा रिसेंटली लक्ष्मी विलास बैंक भी फेल हुआ है। अभी छोटे बैंक्स का नंबर आ रहा है, क्योंकि उनका अब जैसे एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, आज से 3 साल पहले शायद बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्ज किया गया था, उसके अंदर 2 बैंक मिलाए गए थे। तो वो इसीलिए मिलाए गए थे क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर भी खतरा आ गया था। और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप बैंक को मर्ज कर दो तो एक बैंक बच जाएगा, उल्टा उसके ऊपर खतरा उतना ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 2 बैंक्स का बर्डन भी उसकी बैंक के ऊपर आता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है। उसी तरीके से आपको नहीं पता कि शायद एसबीआई के साथ भी कब ऐसा हो। अभी छोटे बैंक का नंबर है, कल बड़े बैंक का भी आ सकता है अगर इसी तरीके से चला। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये परिस्थिति अपने आप बनी है, अपने आप नहीं बनी है। प्लान्ड था सब कुछ, चीजें पहले से प्लान्ड थी, कुछ भी अपने आप नहीं होता है दुनिया के अंदर। कुछ लोग हैं जो इन चीजों को डिसाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है आज से कुछ समय बाद ऐसा हो, क्योंकि देखिए डिजिटलाइज होती जा रही है सारी चीजें। पैसा डिजिटलाइज ही इसलिए किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा हो सके। जब तक डिमोनेटाइजेशन भी इसीलिए ही किया गया था ताकि डिजिटलाइज ज्यादा हो सके चीजें। आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे ज्यादा प्रेफर करें बल्कि कैश के ऊपर, इसीलिए ही उस चीज को डिजिटलाइज किया गया। आपको नहीं पता कब आपके अकाउंट बंद किया जा सकता है और कब आपको ये बोल दिया जाए कि अब आपके बैंक में पैसे नहीं है, आप महीने के अंदर 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। तो और ऐसी बात नहीं कि जिन लोगों का अकाउंट बैंक में होता है, लोग क्या सोच लेते हैं कि भाई चलो लक्ष्मी विलास बैंक फेल हुआ या फिर यस बैंक फेल हुआ तो हमें उससे क्या लेना देना, हमारा अकाउंट तो उसके अंदर नहीं था। लेकिन उस बैंक को दोबारा से रिवाइव करने के लिए सरकार जो पैसा डालती है वो आपके टैक्स का पैसा है। तो कोई भी बैंक फेल हो जाए, नुकसान लोगों को ही भरना पड़ता है। सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाएगी, उस पैसे को आपसे लेगी और तब उस बैंक को रिवाइव करेगी। और बैंक फेल क्यों होता है, इसका एक लंबा प्रोसेस है। हम जब पैसे बनने की प्रक्रिया में जाएंगे कि पैसा बनता कैसे है, फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से कैसे बनता है, उसको जब हम समझेंगे तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि बैंक फेल अपने आप क्यों होते हैं। और इस सिस्टम जो आज सिस्टम चल रहा है दुनिया के अंदर, भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर बैंक्स फेल होने ही है। आज नहीं होंगे कल होंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटा सा किसान वो भी कर्ज के अंदर है, एक व्यापारी वो भी कर्ज के अंदर है, जो हमारे देश की राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर भी इंडिविजुअल कर्ज है सबके ऊपर, और जो हमारी सरकार है, देश की सरकार है, हमारे देश के ऊपर भी कर्ज है। दुनिया के जितने देश हैं उन सबके ऊपर कर्ज है। तो कर्ज है किसका? पहली बात तो ये है, एक वेबसाइट है, आप चेक कर लीजिएगा, ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आप खुद भी अपनी रिसर्च कीजिएगा इस चीज में। वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक करके एक वेबसाइट होती है, वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक पे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा किस देश के ऊपर कितना कर्ज अभी चल रहा है। वो लगातार ऐसे चलता रहता है, जैसे अगर आप बाइक चलाते हैं तो मीटर आगे जाता है, डिजिटल मीटर, उसी तरीके से वो डिजिटली बढ़ता रहता है लगातार कर्ज। तो वो जब सभी देशों के ऊपर कर्ज है तो कर्ज है किसका, दे कौन रहा है, उसके पास देने के लिए आया कहां से? लोगों के अंदर भ्रम है कि भाई आज सोने के आधार पर पैसा बनता है, सोने के आधार पर नहीं बनता। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुए बहुत साल बीत चुके हैं। तो इन चीजों को जब हम समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आज से कुछ समय बाद जब आपके पैसे के ऊपर भी खतरा है, कोई और भी बैंक फेल हो तो भी आपके ऊपर खतरा है, आपका बैंक फेल होगा तो है ही। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ आपकी हेल्थ को नुकसान देगी, क्योंकि हेल्थ को तो नुकसान नहीं देगी, ये चीज प्रूव हो चुकी है। और आपके इकोनॉमिक्स को नुकसान देगी, ये चीज तो निश्चित है। आज नहीं देगी, आज से 3 महीने 4 महीने बाद जरूर देगी। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। इतना थैंक यू। ये जो समय है, जितना समय इन्होंने लिया, ये बहुत कम समय है टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। तो हमारे इसमें जो पब्लिक लेक्चर होगा अभी, तब इनको स्टेज पे दोबारा बुलाएंगे, तब ये डिटेल में और भी समझाएंगे इसके आगे की कहानी। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर जैसा आप मुझे समझ आया कि अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं कि जैसा जैसा बोला गया है, चाहे मास्क लगाओ, अब लॉकडाउन हो गया, अब नाइट कर्फ्यू लग गया, और हम वैसे मानते चले गए, तो इनका कहना जो एनालिसिस ये है कि आज से 3 महीने बाद आप देख लीजिएगा, जो कि ऑलरेडी 13 करोड़ लोगों के भारत में हो चुका है, जो बेघर हो चुके हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं। तो चाहे आप कितने भी बड़े पैसा लगा रखा तो बैंक में है ना, वो गायब हो जाएगा।
राइट। कब किसकी बारी आएगी वो समय की बात है। उसको रोकने के लिए आज हमें तैयारी करनी पड़ेगी। आज तो हम रोक सकते हैं, लेकिन जब होना शुरू हो जाएगा फिर नहीं रोक सकते, राइट। तो ये अगर हम सोचे हमने सुन लिया बड़ा अच्छा लग रहा है या बड़ा ही हमने अच्छा महसूस किया, कुछ नया मिला, बट यू हैव टू गो बियॉन्ड इट, राइट। तो खैर इस पूरे आज के इस सेशन में यही सारी चीज करनी है, और मुझे लगता है कि हम लोग जितने लोग यहाँ हैं और अभी लाइव हमें देख रहे हैं इस वक्त करीब 5-7 हज़ार अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, जिसकी हमने पहले से तैयारी की हुई थी, और आने वाले समय में 15-20 मिनट में 10-15 हज़ार लोग देखेंगे। तो मैं सभी को एड्रेस कर रहा हूँ कि हम इससे अछूते नहीं होंगे, और हम अपने जीवन के सबसे वर्स्ट दिन पर्सनली देखने वाले हैं। वो चीज़ जो टीवी में देखते हैं हमें बहुत दुख होता है, यार उनके बेघर हो गए और वो तो सड़क पे है मजदूर, किसान सड़क पे, हमें दुख हो रहा है। लेकिन वो जब हम पे होगा तो भी वो दुख होने वाले भी नहीं बचे रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पेरिश हो चुके होंगे। इसीलिए हमें आज कुछ करना है, तो दिस इज द डे। तो अब इसका एक और एंगल है जो जिसकी बहुत ही प्रचार की जा रही है कि वैक्सीन आ रहा है, मानो कोई अमृत आ रहा हो। लेकिन मैंने आपको बताया, यहाँ दिख भी रहा है आपको, साफ साफ देखिए, इस वैक्सीन को बनाने के लिए प्रेग्नेंट काउ, जिसे हम गौ माता बोलते हैं, उसको प्रेग्नेंट कराते हैं पहले तो, प्रेगनेंसी के अवस्था में गला काटते हैं, और गला काटने से थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसका जो बच्चा है वो बछड़ा जिसे बोलेंगे, वो पैर मारता है, और तब उसको पेट से चीरते हैं, और पेट से चीरने के बाद वो बछड़े को खींचते हैं, और खींचते हैं, दैट इज वेरी पेनफुल, राइट। और खींचने के बाद उसके हार्ट में एक पिन चुभाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। वो छोटा बच्चा है, वो भी जन्मा नहीं है, और उसकी आवाज़ धीरे धीरे आती है, बड़ी तेजी से तीखी तीखी आवाज़ आती है दर्द की। और उस अवस्था में 15 मिनट का प्रोसेस होता है, उसके हार्ट से खून निकालते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकली फीटल बोवाइन सीरम, फीटल बोवाइन सीरम। और वही चीज़ एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, खतरनाक उनमें से ये एक इंग्रेडिएंट है जिससे वो वैक्सीन बन रहा है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो अगर मान लो ये वैक्सीन अमृत भी है, ये आपको हमेशा के लिए अमर बना दे, तब भी क्या ये वैक्सीन लगाना चाहिए हमें? पहली बात तो ये वैक्सीन काम नहीं करेगा, वो आपको बता ही दूंगा, आपसे काम नहीं करेगा। उससे क्या क्या चीज़ें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो तो मैं बता ही दूंगा। लेकिन एक बार तो हम मान लेते हैं कि ये वैक्सीन बड़ा ही अच्छा काम करेगा, जीवन भर के लिए कोई बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो क्या तब हमें विष्णु विनोद जी महाराज आपसे ये है कि हमें क्या एज ए, आप हिंदू धर्म बोल रहे हैं या कोई भी धर्म बोल रहे हैं, एज ए ह्यूमनिटी, ह्यूमन भी तो एक धर्म है, तो क्या व्हाट शुड बी आवर स्टैंड? आपका क्या स्टैंड होगा अगर आपको वैक्सीन लगाने आए? तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? प्लीज इस पर थोड़ा सा। राम सेना के प्रमुख हैं हमारे बीच, डायमंड पॉकेट बुक जो पब्लिशर जिन्होंने हिम्मत दिखाई ये किताब को पब्लिश करने की, वो आ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। आज जिस प्रकार चीज़ें सामने आई, चाहे बैंकिंग को लेकर के या इस वैक्सीन को लेकर के, जिसमें गाय के बछड़े के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मारा जाता है, उसका ब्लड निकाला जाता है और फिर ह्यूमंस में लगाया जाता है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अमर भी हुआ जाए, तो अमर तो रावण भी नहीं हो पाया अमर का आशीर्वाद लेने के बाद। राम भी नहीं रहे, यहाँ कृष्ण भी नहीं रहे, सब आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम क्या लेकर के जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बातें सामने आई हैं, ये आप देखेंगे आज हिंदू राष्ट्र की बात बहुत हो रही है, हिंदू राष्ट्र। राम का नाम लेकर के मुझे तो ऐसा लग रहा है ये राम का नाम ले रहे हैं, बगल में छुरी लेकर के चल रहे हैं, लोगों का गला काट रहे हैं। क्या इसी राम राज्य की परिकल्पना हम लोगों ने की थी? मुझे तो नहीं लगता कि ये राम राज्य है। और अगर इस प्रकार की वैक्सीन हम लोगों के सामने रखी जा रही है, तो इसको हिंदू समाज तो क्या, मेरे ख्याल से कोई समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई समुदाय, कोई पंथ, कोई धर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और अगर बात रही गला कटवाने की, तो हम लोग तो ये चाहेंगे एक बार को गला कटवा ले, लेकिन इस प्रकार की वैक्सीन हमारे अंदर या बच्चों के अंदर ना आए। ये देश हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी विभूतियों से भरा रहा। भारत देश है ये, देवभूमि है ये, और मुझे ऐसा लगता है यहीं से आगाज पूरे विश्व में जाएगा। और आज वो दिन है
कि यहाँ से लोगों को पता चलेगा कि विश्व में इस महामारी के नाम पर हो क्या रहा है। ये पेंडेमिक है, ये प्लैंडेमिक है, ये समझने योग्य बात है, ये प्लान किया हुआ है। तो इस पेंडेमिक का नाम लेकर के अगर ये पेंडेमिक है तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, वो कौन सी दवाई है जिससे ठीक हो रहे हैं, और ठीक हो रहे हैं तो वैक्सीन किस चीज की लगाई जा रही है। ये थोड़ा सा बुद्धिजीवी लोग हैं आप सब लोग, समझने योग्य बात है। ये भारत है, कितना कुछ डॉक्टर साहब ने बताया और डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है यहाँ। मुझे तो मैं शॉक्ड हूँ कि इतना कुछ हम लोगों के सामने अब आ रहा है, इतना कुछ देश बर्बाद होने के बाद मीडिया सो रही है, कोई बात को पहुंचाने वाला नहीं है। बैंकिंग खत्म होने जा रही है, बता रहे हैं 2021 तक बैंकिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ और मैं ये चाहूंगा सभी धर्म गुरुओं से, हिंदू धर्म के शंकराचार्यों से, सभी से निवेदन करूंगा, आप जागृत होइए और इस बात को जन जन तक पहुंचाइए। और अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लिए सबसे बड़ी हानि होगी। थैंक यू। हमारे बीच हमारे अतिथि आर फुले जी आ गए हैं। स्वागत है सर आपका। फॉर्मर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन्होंने सर कुरुक्षेत्र से सर अभी आ रहे पंचकुला सर, कुरुक्षेत्र से इस इवेंट के लिए हमारे रिक्वेस्ट पे खास सारे रैली और बैरिकेड को किसानों की तरफ तोड़ते हुए मैनेज करते हुए सर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़ी बात है। नागपुर से किसान यूनियन के प्रेसिडेंट काकरे जी भी यहाँ पे हैं सर। ये किसान यूनियन नागपुर के प्रेसिडेंट हैं और किसानों के समर्थन के लिए पंजाब से बाकी जगह से उनके समर्थन के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए थे। तो हमने रिक्वेस्ट किया सर आपको यहाँ आना है, तो हमारे रिक्वेस्ट मान के थोड़ा समय उनमें से निकाल के आप यहाँ बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो अगर आप सहमत है महाराज जी से कि वैक्सीन नहीं, हाँ, हमारे बीच देश उन्नति अखबार के एडिटर प्रकाश पोरे जी भी हैं सर। आप अकोला से स्पेशली आए हैं हमारे रिक्वेस्ट पे। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि कितना गंभीर मामला है। सारे लॉकडाउन और सारे नाइट कर्फ्यू और सारे तरह के बैरियर को तोड़ते हुए आपकी तरह सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर आप महाराज जी से सहमत हैं तो ये वैक्सीन नहीं लगाना है, तो याद रखिए इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त भी गौ माता का कत्ल कहीं ना कहीं हो रहा है, जिससे आपका वैक्सीन बन रहा है। तो 2 महीने 3 महीने बाद जो वैक्सीन बनेगा, तब अगर आप मना करेंगे तो वो बन चुका है, मना करेंगे तब भी बन चुका है। तो उसके लिए मना करने की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू, अपना जो प्रोटेस्ट है वो अभी दिखाना पड़ेगा आपको, अभी दिखाना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब थोड़ा आपके जो मीडिया से जो लोग हैं उनके दिमाग में कोई सवाल हो तो एक आध सवाल ले सकते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट। हमारा तो पब्लिक कॉन्फ्रेंस का समय अभी शुरू होता है, लेकिन मीडिया क्योंकि हमने लेट शुरू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मीडिया के अगर कोई एक आध सवाल हो तो हम ले सकते हैं। वैसे जितनी सारी चीज़ें हमने बताई ब्रीफली, उसका डिटेल में विद एविडेंसेस, सारे इस लेवल तक एविडेंसेस आपको मिलेंगे, जिसके बाद ना तो आप डिनाई कर पाएंगे इसकी सच्चाई, ना कोई भी डिनाई कर पाएगा। तो उसके लिए अगला 1.5 घंटा है ही, लेकिन फिर भी मीडिया के एंगल से कोई सवाल किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है। कह रहा है कि शमशान घाट पे, निगम बोध घाट पे लाइन लगी हुई है, हमको जगह नहीं मिल पा रही है। आप रात्रि में और हम लोग घूमते हैं तो वहाँ देखने में ये आया है कि वहाँ जो बॉडियाँ हैं वो पहले से बहुत कम आ रही है। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको मैं बता दूं कि WHO ने 2009 में भी ऐसे ही पेंडेमिक की घोषणा की थी H1N1, तब भी इस तरह से मास्क लगा कर निकले थे। लेकिन तब मेन स्ट्रीम मीडिया ने 1 साल के अंदर CNN ने एक्सपोज कर दिया था, उसके बाद उनका पर्दाफाश हो गया। इस बार WHO ने क्या किया, मेन स्ट्रीम मीडिया को ही हिस्सेदार बना लिया कि आप भी पार्टनर बन जाओ और जैसे जैसे हम बोलते जाएं वैसे वैसे दिखाते जाओ। आपकी सबकी जो खिड़की है दुनिया के लिए वो है टेलीविजन या अखबार, या फिर मोबाइल में फोन करेंगे तो बार बार वो जो डराने वाला कि पूरा देश और दुनिया कोविड से लड़ रही है, वो वाला मैसेज है। एक चीज मैंने समझी है कि इंसान
कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जब आप कोई फैसला लेते हैं तो इंटेलिजेंस को यूज ना करके, लॉजिक को यूज ना करके आप रिपीटेटिव चीजों को के बेसिस पे फैसला लेते हैं। कमिंग बैक टू